स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर में आईबीसी 24 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। यहां नियम प्रावधानों को धता बताकर संचालित हो रहे निजी अस्पतालों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना फायर एनओसी के संचालित जबलपुर के 12 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। जबलपुर के कलेक्टर इलैया राजा टी ने प्रारंभिक जांच के बाद एक आदेश जारी किया और इसके तहत जबलपुर के 12 निजी अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन और इसके साथ लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। जिन निजी अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनमें जबलपुर की जीवन ज्योति हॉस्पिटल, जगदीश चिल्ड्रन हॉस्पिटल, विजया वुमेन क्लिनिक हॉस्पिटल, प्राची नर्सिंग होम, कुमार हॉस्पिटल, स्टार हॉस्पिटल, निर्मल हॉस्पिटल, अभिनंदन, आदर्श हॉस्पिटल, कामाख्या हॉस्पिटल और सरकार हॉस्पिटल शामिल है। जिला प्रशासन ने जिले के बाकी तमाम हॉस्पिटल्स की भी जांच जारी होने की बात कही है। तो आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। अनियमित तरीके से जो अस्पतालों का संचालन किया जा रहा था, ऐसे 12 अस्पतालों पर गाज गिरी है और इनके रजिस्ट्रेशन और इसके ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि इनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जबलपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक से, जिस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर। आईबीसी 24 ने लगातार ये सवाल उठाया था कि आखिर बिना फायर एनओसी के जबलपुर में कई अस्पताल कैसे संचालित हो रहे हैं और अब ऐसे ही 12 अस्पतालों पर गाज गिरेगी। क्या लगता है आगे जैसे जैसे कार्रवाई जारी रहेगी और भी इस तरह के अब मामले सामने आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया और जबलपुर के लगभग जो 12 अस्पताल हैं जो फायर एनओसी का पालन नहीं कर रहे थे और उसके अलावा जो दूसरे नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन कर रहे थे, उन पर कल देर रात जो है कार्रवाई की गई है। ऐसे 12 अस्पतालों के लाइसेंस जो है निरस्त कर दी गए। इन अस्पतालों में आदर्श अस्पताल है, जीवन ज्योति अस्पताल है, स्टार हॉस्पिटल है, ऐसे तमाम जो 1 दर्जन अस्पताल हैं जो इन्हें जो नियम थे स्वास्थ्य विभाग के उनको ठेंगा दिखा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आईबीसी 24 की खबर का जबलपुर में असर हुआ। आईबीसी 24 ने जब ये घटना हुई थी उसके पहले एक दिन पहले ही जबलपुर में ये खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को और जिला प्रशासन को आंखें खोलने का काम किया था कि जबलपुर ज़िले में जो है लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा अस्पताल संचालित हो रहे हैं जो 2000 स्क्वायर फीट और 2500 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया में बने हुए। और इन अस्पतालों के में जो है अगर कोई घटना होती है तो वह भीषण रूप ले सकती है, क्योंकि इन अस्पतालों के पास ना तो फायर एनओसी है, फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं है, मरीजों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है। तमाम स्वास्थ्य विभाग के जो नियम हैं उनको ठेंगा दिखाकर ये अस्पताल जो है एक 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में बनाकर चल रहे हैं। तो इसके बाद जब ये हादसा हुआ था बीते दिनों, उसके बाद अब जिला प्रशासन हरकत में आया, लगातार अस्पतालों की लेकिन अभिषेक, इसके साथ ही यहाँ पर सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि इन अस्पतालों की जाँच की गई और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, लेकिन पहले भी जब अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है या फिर लाइसेंस लेना होता है तो तमाम जितनी भी बिंदु है उनमें चेक पॉइंट होना बहुत जरूरी रहता है, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही बरतते हुए किस तरह से ये अस्पताल संचालित होते हैं? क्या इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की, स्वास्थ्य अधिकारियों की और विभाग की मिलीभगत नहीं लगती आपको? बिल्कुल आकांक्षा, इसमें देखिए बगैर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोगों के मिली भगत के इतने बड़े अस्पताल शहर के बीचों बीच संचालित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एनओसी जो देने का काम है वह फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट का होता है। उसके बाद जो सीएमएचओ होते हैं, जिला और रीजनल हेल्थ डायरेक्टर का जो ऑफिस है वह आखिरी मोहर लगाता है, तब कहीं अस्पताल को संचालित करने की अनुमति मिलता है। लेकिन ये जो तमाम अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं अस्पताल विभागों के, वह सिर्फ दफ्तरों में बैठकर काम करते हैं, फील्ड पर जाकर काम नहीं करते। और उसी की परिणति बीते दिनों जबलपुर में देखने को भी मिली थी, जब न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो भीषण अग्नि दुर्घटना हुई थी उसमें 8 लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ा था। उसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन ने अभी कल देर रात जो है 12 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त किए। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि लगातार जबलपुर में जितने भी अस्पताल संचालित हो रहे हैं उनकी जाँच की जा रही है और जो भी नियम में खरे नहीं उतरेंगे उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, अमूमन देखा भी ऐसे ही जाता है, हादसा होता है, प्रशासन जागता है, कार्रवाई करता है, एक्शन लेता है, लाइसेंस निरस्त किए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट तब तक जनता चढ़ चुकी होती है। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए।
तो देखा आपने कि किस तरह से आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर भी इसी खबर से जुड़ी हुई है। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 4 में से एक संचालक डॉक्टर सुरेश पटेल के क्लिनिक में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। अस्पताल में हुए अग्निकांड में मौत होने के बाद 8 लोगों की मौत के बाद से ही डॉक्टर सुरेश फरार बताए जा रहे हैं। वो सिटी के मदन महल इलाके में एक निजी क्लिनिक चलाते हैं, जहां बुधवार को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। साथ ही छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर पत्थरबाजी भी की और हॉस्पिटल के बोर्ड को तोड़ दिया। छात्र नेताओं की मांग है कि अग्निकांड के बाद फरार डॉक्टर सुरेश पटेल की संपत्तियों को जब्त किया जाए और उसे बेचकर पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिया जाए। अब आपको मिलवाते हैं करोड़पति क्लर्क से। जी हां, भोपाल में ईओडब्ल्यू की छापेमारी के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क ने जहर खा लिया। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क हीरो केसवानी के घर से अब तक 75 लाख नगद और 12 से ज्यादा प्रॉपर्टी की जानकारी मिल चुकी है। वहीं भोपाल में मिली संपत्ति की कीमत 4 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है। जानकारी के मुताबिक क्लर्क हीरो केसवानी आयुष्मान भारत योजना और स्वशासी संस्था सेक्शन का काम देख रहे थे, जिसने महज 4,000 रुपए की शुरुआती सैलरी से काम की शुरुआत की थी और 7वें वेतनमान के बाद उसकी सैलरी 50,000 हो गई थी। वहीं उसने काले धन को छुपाने के लिए ज्यादातर प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम से खरीद रखी थी। बता दें कि बुधवार सुबह भोपाल के उपनगर बैरागढ़ में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के दौरान क्लर्क हीरो केसवानी ने जहर खा लिया था, जिसके बाद उसे आनंद फानन में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक हैं मिस्टर हीरो केसवानी। उनके घर पर आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी, जिसको वेरिफिकेशन के बाद अभी तक की तलाशी में लगभग 85 लाख रुपए और करोड़ों की उनकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं और बैंक अकाउंट की भी डिटेल मिली है। अभी सर्च जारी है, कार्रवाई चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, क्लर्क तो करोड़पति निकला है, लेकिन इसके साथ ही सवाल यह भी कि अकेले सिर्फ उसने ही यहां पर कई तरह की भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, कोई ना कोई बड़े अधिकारी भी उसके साथ जरूर संलिप्त रहे होंगे, तभी इतनी संपत्ति उसने बना ली है। अब आगे क्या कुछ ईओडब्ल्यू कार्रवाई करेगी और अब तक कितने का खुलासा हो चुका है? मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर पदस्थ है हीरो केसवानी और ईओडब्ल्यू की जांच की जद में वो है। इस वक्त ईओडब्ल्यू ने कल छापेमार कार्रवाई में करीब 85 लाख रुपए कैश और कई संपत्ति जो है 21 से ज़्यादा संपत्ति के कागजात उनके पास बरामद हुए हैं। उनके बैंक लॉकर जो है वो आज खोले जाएंगे। उनमें भी देखा जाएगा कि कितनी राशि है। करोड़ों रुपए के हीरे और जो सोने हैं, चांदी है, इसके आभूषण उनके पास बरामद हुए, उनके बिल उनके पास बरामद हुए हैं। और जो मकान है उनका, जिस मकान में वो रहते थे, वहाँ पर आलीशान लाइफ स्टाइल में उनका मकान था। कई वाहन उनके पास मिले हैं। इसके साथ ही जमीन से संबंधित निवेश के दस्तावेज ईओडब्ल्यू को हाथ लगे हैं। जांच जारी है। ईओडब्ल्यू अभी भी उनकी जो है गहन जांच कर रहा है संपत्ति की। आखिर उन्होंने आय से अधिक संपत्ति कैसे कमाई, क्योंकि 4,000 रुपये की नौकरी से शुरुआत करने वाले हीरो केसवानी को अभी महज 50,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता है और ऐसे में इतनी कैश प्रॉपर्टी और जेवर ज्वेलरी के कागजात मिलना कहीं ना कहीं कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ जिस विभाग में पदस्थ है, डीएमई में इस वक्त वो काम कर रहे थे, जो उच्च शिक्षा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। डीएमई ने उनको सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंड करके उनको सागर मेडिकल कॉलेज में अटैच कर दिया है। अब उनकी डीएमई ने भी जांच शुरू कर दी है। वो जहां जहां जिस शाखा में पदस्थ रहे हैं वहां गड़बड़ियों को लेकर जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि गड़बड़ी किस स्तर पर हुई है और किनके संरक्षण में हुई है। इनके आसपास जो अधिकारी है उन लोगों का भी क्या इनको संरक्षण मिल रहा था। इन तमाम विषय पर जो है विभाग भी जांच कर रहा है और ईओडब्ल्यू अपनी जांच लगातार कर रहा है। ये भी बताया गया है कि जो हीरो केसवानी है वो बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते थे, महंगी लाइफ स्टाइल रखते थे, लेकिन जब वो दफ्तर आते थे तो एक सामान्य क्लर्क की तरह ही आते थे। स्कूटर से अपने बाइक से आते थे, लेकिन जब वो बाहर कहीं घूमने जाते थे या फिर पार्टियों में जाते थे तो महंगी गाड़ियों से जाते थे। इस तरह की भी जानकारी सामने आई है। तो ये तमाम जो तथ्य है ये जांच के विषय है और इन सभी तथ्यों के आधार पर ईओडब्ल्यू तो जांच कर ही रहा है, लेकिन
खुद विभाग ने भी अब पूरी जांच शुरू कर दी है और देखने की बात है कि विभाग उन लोगों को भी क्या पकड़ पाता है जिन लोगों के संरक्षण में ये बाबू इतना करोड़पति बना और इतनी संपत्ति अर्जित की है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विवेक। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं राजधानी रायपुर की, जो अब अपराधों की भी राजधानी बनती जा रही है। जी हां, राजधानी रायपुर में वारदात नहीं थम रहे हैं। शहर के टिकरापाड़ा इलाके में एक 7 साल के नाबालिग का अपहरण करने की कोशिश में नाकाम रहने पर बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। पेशे से वकील अशरफ अली संजय नगर इलाके में रहते हैं और उनके परिजन के मुताबिक 7 साल का नाबालिग बच्चा देर रात घर के बाहर सड़क पर साइकिल चला रहा था, जहां से पास ही स्थित गली में वो चला गया। इस दौरान किसी अज्ञात युवक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तभी बच्चे ने शोर मचा दिया, जिसके बाद अज्ञात आरोपी चाकू से मासूम का गला रेतकर फरार हो गया। शोर सुनकर पास में खेल रहे बच्चों ने देखा तो मासूम खून से लथपथ गली में पड़ा हुआ था। परिजन बच्चे को जख्मी हालत में पास के एक अस्पताल ले गए। शुरुआती इलाज के बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पे अटैक किया गया है छुरी से, चाकू से। कितने साल का? वो 8 साल का लड़का है। क्या कर रहा था? वो साइकिल चलाते हुए गली से गुजर रहा था। वहाँ सन्नाटे में फिर वो लड़का जो अटैक किया वो चाकू निकाल के अटैक किया और उसके साथ किडनैप करने की कोशिश शायद किया गया, क्योंकि उसके साथ बोड़ा और रस्सी भी मिला है साथ में। वहाँ पर जब छोड़ छाड़ के भागा अटैक करने के बाद, जब हल्ला उल्ला हुआ तो दिल दहला देने वाली ये वारदात राजधानी रायपुर में सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, लगातार राजधानी में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, समझा जा सकता है कि अपराधियों के मन में कानून का खौफ तो बिल्कुल नहीं रह गया है। इसके साथ ही एक सवाल ये भी कि जो नाइट पेट्रोलिंग की बात कही जाती है, क्या वो जमीनी स्तर पर नहीं हो रही है? और टिकरापाड़ा लगातार अपराधों का गढ़ बनता जा रहा है। क्या कुछ आपके पास अपडेट है और कब तक आरोपी को पकड़ा जाएगा? पुलिस क्या कह रही है? देखिए, ये एक पूरा गंभीर मामला है और जिस प्रकार से देखा जाए तो पुलिस का कहीं ना कहीं खौफ जो है वो अपराधियों में बिल्कुल नहीं ऐसा नज़र आ रहा है। लगातार पुलिस गश्त करने की बात भी कर रही है, लेकिन अपराधियों को पकड़ भी रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए शायद अपराधियों पर, वो कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण उनमें खौफ पैदा नहीं हो रहा और बेखौफ होकर अपराधी जो है वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात की जो घटना है वो उसकी एक बानगी देखी जा सकती है कि किस प्रकार से जो बच्चा है अपने मोहल्ले में घूम रहा था, साइकिल चला रहा था, उस पर अपहरण की कोशिश की गई। जब चिल्लाया गया बच्चे के द्वारा तो उसके ऊपर हमला कर दिया और आरोपी फरार हो गए हैं। तो इसमें पुलिस को मुस्तैदी रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अब हम जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और गली मोहल्ले में जितना ज़्यादा हो सके सीसीटीवी कैमरे फुटेज ये सब लगाएं, ताकि आरोपियों के मन में एक ये खौफ भी रहे कि यदि वो कोई वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं तो कैमरे में वो कैद हो जाएंगे। तो ये एक सिटीजन्स को यानी आम नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी देखनी होगी। साथ ही साथ पुलिस को चाहिए कि वो नाइट पेट्रोलिंग को और ज़्यादा बढ़ाए। साथ ही साथ जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि अपराधी जो है, अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनके मन में पुलिस के प्रति एक खौफ पैदा हो और दोबारा अपराध करने से पहले 10 बार सोचें। और रही बात कल की घटना की, तो फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अभी तक आरोपियों तक पुलिस पहुंची नहीं है, लेकिन दावा ऐसा है पुलिस का कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल स्टार, बेहद दिल दहलाने वाली वारदात और इसके साथ ही जो परिजन है वो अपने बच्चों को भी लेकर के चिंतित कि जब बच्चे अपने घर के बाहर ही नहीं खेलेंगे तो फिर आखिर खेलेंगे कहाँ, क्योंकि कभी भी वो इस तरह की वारदात का शिकार हो सकता है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए स्टार। चलिए बढ़ते आगे। राजधानी रायपुर से ही जुड़ी अगली बड़ी खबर भी हम आपको बता दें। राजधानी रायपुर में इन दिनों मोबाइल लुटेरे सक्रिय हो गए हैं। इसकी बानगी कल देर रात सामने आई है। एक मीडिया कर्मी से लुटेरे मोबाइल लूटकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक रोहित कुमार अपनी ड्यूटी खत्म कर परिजनों से मोबाइल पर बात करते हुए अपने शंकर नगर स्थित रूम पर जा रहे थे कि तभी लोधीपाड़ा इलाके में मित्तल अस्पताल के पास खपरा भट्टी मोड़ पर सामने से आए बाइक सवार 2 लुटेरों ने झपट्टा मारा और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। जब तक पीड़ित कुछ समझ पाता या मदद के लिए गुहार लगा पाता, शातिर लुटेरे अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आसपास की दुकानों की सीसीटीवी खंगाली, जिसमें लुटेरे वारदात करते हुए दिखाई दिए हैं। बता दें कि शहर में मोबाइल लूट की कोई पहली वारदात नहीं है। सैकड़ों वारदात इस तरह की हो चुकी है, लेकिन पुलिस ऐसे केस में मोबाइल गुम होने की खानापूर्ति करते हुए मामले को खत्म कर देती है। फिलहाल पंडरी थाना पुलिस ने इस मामले में लूट का केस दर्ज कर
सीसीटीवी के सामने आए हुलिये के आधार पर अज्ञात लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। और अब बात केबल चोर की। इंदौर के एमआईजी थाना पुलिस ने बिहार के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। वहीं पुलिस ने गिरोह के सक्रिय 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके हवाले से एक जेसीबी क्रेन, एक आयशर गाड़ी और लाखों रुपए कीमत के कॉपर केबल बरामद हुए हैं। वहीं 5 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस की माने तो ये आरोपी फर्जी अनुमति पत्र बनाकर करोड़ों रुपए की केबल और टेलीफोन पोल की चोरी किया करते थे। इधर गिरोह का मुख्य सरगना नौशाद अपने गिरोह को ऑपरेट करता था। ये सभी लोग जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं और ये जो बीएसएनएल की जो केबल्स होती है उसको चोरी करने का ये कार्य कर रहे थे। पुलिस ने इन सभी 8 लोगों को अरेस्ट किया है और धारा 379 और 34 का अपराध कायम किया है। मध्य प्रदेश में सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है, जिसे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर दायर याचिका में सुनवाई के लिए उसे मंजूर कर लिया है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में यह याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने दायर की। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने जुलाई 2021 को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में संशोधन करके सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रावधान कर दिया है, जो शहरी विकास के लिए घातक साबित होगा। याचिका में कहा गया है कि अगर अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया जाएगा तो इसका फायदा भूमाफिया और फर्जी बिल्डर उठाएंगे, जो आगे भी कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत विकास कार्य नहीं करेंगे। ऐसा होने से न सिर्फ मास्टर प्लान का उल्लंघन होगा बल्कि शहरी विकास की तस्वीर भी बिगड़ जाएगी। याचिका पर अगली सुनवाई 7 हफ्तों बाद की जाएगी। ये गुहार लगाई थी कि यदि इस प्रकार की सारी अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया जाएगा तो इससे एक आम आदमी जो उपभोक्ता होता है उसको कई प्रकार की दिक्कतें आएंगी। एक शहर के विकास में भी रुकावट आएगी। फिर तो कोई सड़क, नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं, गार्डन बनती हैं कॉलोनीज में, एक मास्टर प्लान के हिसाब से कॉलोनीज बनती हैं, उसका पूरा घोर उल्लंघन होगा। कोई कहीं भी कॉलोनी बना देगा और उसको मालूम है वैध तो हो ही जाना है। तो उस मामले की आज माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और उन्होंने हमारी इस जनहित याचिका को विचार करने के लिए आज एडमिट किया है और राज्य शासन से जवाब मांगा है इस मामले में। बात भिलाई की। कॉलेज छात्राओं के फूड पॉइजनिंग मामले के बाद अब चर्चा में आए रस्तोगी कॉलेज की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। नगर निगम ने रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ 2 और नोटिस जारी किए हैं। पहला नोटिस कॉलेज बिल्डिंग के शैक्षणिक भवन के रूप में इस्तेमाल को तत्काल बंद करने को लेकर जारी किया गया है। वहीं दूसरा हॉस्टल में जांच टीम को मिली खामियों को लेकर है। बता दें कि जिस भवन में कॉलेज संचालित होता था उस भवन की अनुमति आवासीय प्रायोजन के रूप में दी गई थी, लेकिन निर्मित भवन का इस्तेमाल अवैध रूप से रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संचालन के लिए किया जा रहा है। एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी किया है और नोटिस में उनसे जो है छात्रावास को तत्काल बंद करने के लिए उन्होंने नोटिस दिया है। तो शौचालय की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर होगी, इसकी नोटिस भी जारी की गई है। इनसे 3 दिवस के भीतर में जवाब मांगा गया है। बढ़ते आगे बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लर्क पर कार्रवाई की गई है। क्लर्क हीरो केसवानी को विभाग ने निलंबित कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है और निलंबन अवधि में सागर मेडिकल कॉलेज में उन्हें अटैच कर दिया गया है। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने भी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई में 85 लाख कैश और 12 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लर्क पर कार्रवाई की गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है और इसके साथ ही अब उन्हें सागर मेडिकल कॉलेज अटैच कर दिया गया है। आपको बता दें 85 लाख रुपए अब तक कैश बरामद किए गए हैं और करोड़ों की संपत्ति का भी खुलासा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विवेक से। विवेक, बड़ी कार्रवाई की गई है, सस्पेंड कर दिया गया है, इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में उन्हें अटैच किया गया है। आगे इसके अलावा और क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, आज उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से ये कार्रवाई हुई है और उच्च शिक्षा विभाग के क्लर्क है हीरो केसवानी, उन पर अब जो है विभाग ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। विभाग ने उनको सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड करके उनका मुख्यालय सागर मेडिकल कॉलेज कर दिया है। उनकी जांच जब तक होगी तब तक वो सागर मेडिकल कॉलेज में ही निलंबन अवधि के दौरान वहां पर रहेंगे और जांच के लिए उनका जो विभाग है उन्होंने जहां वो पदस्थ रहे, फिलहाल जो डीएमई है
वहाँ वो पदस्थ थे। डीएमई में उनकी पदस्थापना के दौरान जहाँ जहाँ उन्होंने जो भी कार्य किए हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए गए, उन तमाम कार्यों की जांच जो है अब विभाग करने जा रहा है। विभाग ने कहा है कि इस तरह की गड़बड़ी यदि पाई जाती है तो विभाग भी उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, और इसलिए बारीकी से जांच जो है उच्च शिक्षा चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। और डीएमई में जो गड़बड़ियां पिछले दिनों हुई थी, उनसे भी हो सकता है कि इनकी कनेक्शन जुड़े, इस आधार पर भी जांच शुरू कर दी गई है उच्च शिक्षा स्कूल चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से। जी, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश को मिल रही सौगात की। मध्य प्रदेश को आज फ्लोटिंग सौर परियोजना की सौगात मिलेगी। 600 मेगावाट सौर प्रोजेक्ट के पहले चरण का अनुबंध आज किया जाएगा। आज ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर प्रोजेक्ट का एमओयू होगा। आपको बता दें, पहले चरण में 278 मेगावाट क्षमता के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान अनुबंध करने जा रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में आज ये एमओयू होने जा रहा है। तो आज एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। 600 मेगावाट के पहले चरण के लिए आज ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर प्रोजेक्ट का एमओयू होगा। 278 मेगावाट क्षमता के लिए आज पहला अनुबंध होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को कई सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए वो पशुपालक, ग्रामीणों, गोठानों से जुड़े महिला समूहों और गोठान समितियों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे, जिसमें 16 जुलाई से 31 जुलाई तक राज्य के गोठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। वहीं गोठान समितियों को 2 करोड़ 7 लाख रुपए और महिला समूहों को 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लाभांश राशि भी दी जाएगी। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को अब तक 301 करोड़ 42 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग अल्पवर्षा की मार झेल रहा है। कई जिलों में सूखे के हालात बन चुके हैं और उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अल्पवर्षा वाले जिलों के समस्त क्षेत्र का नजरी आकलन करने के निर्देश पटवारियों को दिए हैं। इधर कोरिया के 7 तहसीलों में सूखे के हालात हैं। इसे लेकर भरतपुर विधायक ने आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र लिखा, जिसमें केल्हारी, भरतपुर, कोटाडोल और मनेन्द्रगढ़ तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई है। वहीं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सभी जिला कलेक्टर को प्रदेश के हिस्सों में हो रही अल्पवर्षा के बारे में पत्र लिखा है, जहां जिलों में सूखे का आकलन कर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के कुछ जिले ऐसे हैं जहां इस साल मानसून के दौरान औसत से कम वर्षा हुई है और इसकी वजह से खरीफ की फसल बोने वाले किसानों के सामने मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। आकलन में शामिल किया गया है। उसी तरह पर इन तहसीलों को भी शामिल किया जाए ताकि वहां पर रोजगार मूल्य काम मिल सके और जो क्षति हुई फसल की उसका मुआवजा भी किसानों को मिल सके। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर बारी हमर गोट। मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।